हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं हिंदी की एमसीक्यूज की। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता? तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, पाश्विक। पशु का जो विशेषण शब्द होता है वो पाश्विक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो फुफेरा है ये विशेषण शब्द है। ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। ये फूफा से बना है फुफेरा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निम्नलिखित में से प्र, ता, प्रख या आत? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, प्र। बाकी नीचे की जो तीनों हैं ऑप्शन में ये उपसर्ग की श्रेणी में आते ही नहीं है। ठीक है। तो ये ऊपर का जो ये प्र है यही जो है उपसर्ग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो जो ये दिए गए हैं ग, घ, ज, झ, ड, ढ, पा, फा, तो इसमें जो है कौन सा है जिसमें मूर्धन्य, जो मूर्धन्य से उसका उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान उसका मूर्धन्य है। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये बताइए। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, ड, ढ। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो आप अल्प प्राण जानते ही हैं कि 135 पे लगता है। जो कचटतप वाला हमारा जो श्रेणी है, सीरीज है काका गागा की, जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है, तो उनमें 13 मतलब जो विषम विषम जो कॉलम है हमारा उसमें जो है लगता है। जैसे का, चा, टा, ता, पा कचड़तप में। ठीक है। उसके बाद ये ख वाले में, सेकंड वाले में नहीं लगेगा किसी में, तो ये थर्ड वाले में लगेगा। ग जैसे का में लगेगा, का अल्प प्राण है, खा महाप्राण है। उसके बाद फिर ग जो है वो अल्प प्राण है, उसके बाद घ जो है वो महाप्राण है। इस तरह से सीक्वेंस वाइज जो है अल्टरनेट, एक बार अल्प प्राण है फिर महाप्राण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्या और ग, का और ग जो है ये जो है अल्प प्राण है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो जो परीक्षा शब्द है वो तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप जानते हैं कि जो परीक्षा वर्ड है ये संस्कृत में एज इट इज़ यूज किया जाता है। आप बहुत जगह पे देखे होंगे संस्कृत में भी। तो इसलिए ये तत्सम का जो है शब्द है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? जितेंद्रिय का मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला, तो ये कर्मधारय भी होगा इसमें। बहुब्रीहि, अब चूंकि आप जानते हैं कि जहाँ पे बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में आ गया और अगर वो जो शब्द हमें पूछा गया है समास के बारे में कि कौन सा समास है, और अगर वो बहुब्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, तो आप ये जानिए कि अगर दोनों ऑप्शन में है बहुब्रीहि और कर्मधारय, तो हमें बहुब्रीहि जो है वो राइट मानना है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है, अतुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या वसंत? बताइए अतुन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अतुन जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट,
स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द जो हैं वो हमारे यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक का अर्थ क्या है? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, या फोर्थ है जो इस लोक की बात हो। तो आपको इसमें क्लियर ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब आप जानते ही हैं कि सरल वाक्य सरल ही होते हैं, उनको हम सहजता से पहचान सकते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या है? और लगा रहेगा, की लगा रहेगा, ठीक है, और वरन लगा रहेगा, इसलिए भी लगा रहेगा। तो ये सब जो है ये संयुक्त वाक्य में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो और मिश्र वाक्य में क्या है? जहाँ पे ऐसे शब्द हैं जैसे कि इसमें पूछा गया है ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला की, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट है। तो मिश्र वाक्य में क्या है? ज्यों त्यों, जैसे वैसे, ज्यों ही जिसमें आ जाए, इसलिए की आ जाए, ज्यों की आ जाए। ठीक है, तो जिसमें इस तरह के शब्द हैं ज्यों त्यों, इसलिए की, जैसे वैसे, जैसे ही, ज्यों ही, तो ये सब मिश्र वाक्य में आएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट है, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो दोपहर के समय इसमें जो शब्द है इसका जो हम कह सकते हैं कि इसको एक शब्द में हमें लिखना है, तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा जो है इसमें उसका उसके रूप में लिखेंगे? मतलब दोपहर के समय को किस एक शब्द के रूप में कैसे लिखेंगे? जो नीचे दिए गए ऑप्शन में शब्द हैं उनमें से पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह, अपराह्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्याह्न। तो दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राम घर गया, उसके बाद पूर्ण विराम है, उसने माँ को देखा, फिर पूर्ण विराम है, का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो इसमें निम्नलिखित में से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है राम ने घर जाकर माँ को देखा, ऑप्शन नंबर बी है राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन नंबर सी है राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त वाक्य वही हैं जिनमें बीच में और लगा रहे, तथा लगा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंधा पावे आंखें टो पतियाए का अर्थ क्या है? या मुहावरा समझ लीजिए कि एक मुहावरा है, आंखें पावे अंधा पावे आंखें टो पतियाए का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, ऑप्शन बी है अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, ऑप्शन सी है असंभव की चाह होना, और ऑप्शन डी है असंभव को संभव कर दिखाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। नेक्स्ट है, शब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो शब्द शक्ति भी एक चैप्टर है हिंदी में, तो उसमें का ये क्वेश्चन है कि शब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य? तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, शाब्दी एवं आर्थी जो है ये व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। नेक्स्ट है, उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है,
उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, वत्सल रस, शांत रस या करुण रस? तो आप जानते हैं सबसे पहले 8 ही रस की खोज हुई। 8 रस ही जो है हमारे भरत मुनि जी ने 8 रस की खोज की। तो 9वां रस जो आया ये बाद में, तो ये हमारा शांत रस था। शांत रस एक्चुअली क्या था, हम पहले नाटक में रसों की व्याख्या जो है नाटक में होती थी, तो नाटक में ये शांत रस वाला जो भाव था ये था ही नहीं कहीं। तो ये लोग शांत रस को जो है रसों की श्रेणी में इसलिए नहीं रखते थे। तो जो ये शांत रस है ये इसीलिए बाद में लाया गया। इसीलिए भरत मुनि ने 8 रस की जो 8 रस की खोज की थी उसमें शांत रस को नहीं रखा, क्योंकि नाटक में शांत रस का कोई भाव वहाँ पे नहीं माना जाता था, ना ही शांत रस की कोई उधर व्याख्या थी। ठीक है, तो इसलिए ये 9वां रस जो था ये शांत रस था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा का विलोम शब्द है जीव, माया, जगत या ज्ञान? तो इसको आप जानते ही हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ब्रह्मा का जो विलोम शब्द है वो जीव है। ठीक है। कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। अब कुसुमेश को आप जानते हैं, कुसुम मतलब फूल, और जहाँ पे फूल सुगंध मतलब जो रोमांटिक चीज़ों का वर्णन जहाँ पे हो वहाँ पे कामदेव ही आते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? शांत, वियोग, करुण, वत्सल। तो आप लाइन को जो है पढ़ रहे हैं और लाइन को पढ़ने से ही आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें जो है करुण रस जो है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसमें करुण रस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है, अनन्वय है, उपमा है या यमक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार वो है जिसमें उपमा ही उपमान है, मतलब इसमें तुलना ही नहीं होती। उपमान को ही उपमा माना जाता है, उपमेय को ही उपमान माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अनन्वय अलंकार है। बाकी एक चीज़ आप इसमें सम देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत के सम भारत है तो सम लगा हुआ है तो ये उपमा अलंकार होना चाहिए, क्योंकि उपमा के में क्या है कि कुछ वर्ड जो है जिस वर्डिंग से हैं जो है हम अलंकार पहचान लेते हैं, जैसे सम हुआ, सरिस हुआ, सी हुई। तो इस तरह से जो ये वर्ड आते हैं ये उपमा अलंकार के पहचान माने जाते हैं। तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें चूंकि इसने कहा है हमें थोड़ा वर्डिंग पूरा सेंटेंस का भी ध्यान देना है, तो इसमें इसने कहा है भारत के सम भारत है, मतलब भारत ही भारत है, भारत के जैसा और कोई नहीं है, भारत ही भारत है, भारत के सम सिर्फ भारत ही है और कोई नहीं है। तो इस तरह का जहाँ पे आए मतलब वही उपमेय रहे वही उपमान रहे, तो यहाँ पे जो है अनन्वय अलंकार होगा। ठीक है, और उपमा में क्या है, उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये ध्यान देना है। ठीक है, तो अनन्वय में क्या होगा, उपमेय और उपमान बराबर होंगे, भारत भारत की तरह ही है। लेकिन उपमा में ऐसा नहीं होगा, उसमें उपमेय और उपमान जो है अलग अलग होंगे। ठीक है, बस ये ध्यान देना है। बाकी उसमें वर्ड जो है सम, सी, सरिस, सदृश, ये सब जो है उपमा के पहचान में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनन्वय अलंकार होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। अब चूंकि आप जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का खंडन करने के बावजूद उनसे फिर कोई नया शब्द ना बने या नया अर्थ उनका ना निकले। जैसे कमल हो गया, अब कमल का आप खंडन कीजिए, का अलग कर दीजिए, माँ अलग कर दीजिए, ला अलग कर दीजिए, या कम अलग कर दीजिए, ला अलग कर दीजिए, तो किसी से जो है अर्थ पूर्णतया नहीं बन रहा है इसमें।
ठीक है। तो ये रूढ़ शब्द हो गए। पशु हो गया आपका इसमें, जो ऑप्शन नंबर डी है। अब पा को अलग कर दीजिए, आप सु को अलग कर दीजिए, तब भी कोई शब्द नहीं बन रहा है दोनों को अलग अलग करने पे। लेकिन आप वाचनालय को अलग करोगे ऑप्शन नंबर ए को, तो वाचन प्लस आलय, तो इसमें दो शब्द बन रहे हैं। एक तो वाचन बन रहा है, एक आलय बन रहा है। आलय मतलब घर होता है, ठीक है, रहने की जगह। समतल को आप अलग करेंगे तो एक सम बन रहा है, एक तल बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका भी अर्थ निकल रहा है। विद्या को आप ऐसे अलग करेंगे, विद्यालय को, तो विद्या प्लस आलय, तो इन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, तो ये यौगिक में आएंगे। तो ये जो है ये आपके जो है योग रूढ़, आप कह सकते, सॉरी, यौगिक में आएंगे, ठीक है। अब योग रूढ़ क्या होता है, इसी में ये 3 तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक में क्या है, जो दोनों शब्द को अलग करने पर उनका सार्थक शब्दों का अर्थ निकले। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय का हो गया, तो इसमें विद्या और आलय दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो ये यौगिक में आ गया। अब योग रूढ़ में क्या है कि दोनों को अलग करने पे वो तीसरे की तरफ इंगित करें। जैसे बहुब्रीहि समास, जैसे हमारा लंबोदर हो गया, तो लंबा प्लस उदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ये जो तीसरे की तरफ, मतलब उन दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं माना जाता है, अर्थ होने के बावजूद भी वो तीसरे की तरफ जो इंगित करते हैं, लंबोदर मतलब गणेश जी, तो वहाँ पे गणेश जी की तरफ जो इंगित किया जा रहा है, तो वो योग रूढ़ शब्द में आएगा, ठीक है। तो योग रूढ़ ये होता है। और यौगिक आप जान ही गए, जो दोनों शब्दों से मिलके बना होता है। जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय से। रूढ़ में क्या है कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। अलग मतलब करेंगे तो उनका अर्थ ही कुछ नहीं निकलेगा। जैसे इसमें पशु को हम अलग करते हैं, तो पा अलग कर दें, सु अलग कर दें, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये वो रूढ़ जो होगा, रूढ़ शब्द यही होगा, ठीक है। बाकी इसमें तीनों जो हैं वो यौगिक हैं। वाचनालय, वाचन प्लस आलय, समतल, सम प्लस तल, विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो ये सब यौगिक हैं। इसमें रूढ़ एक ही है, पशु, जिसको अलग करने पे उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक। नेक्स्ट है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो राजभाषा तो है नहीं ब्रजभाषा, तकनीकी भाषा भी नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये सही है, काव्य भाषा। सबसे ज़्यादा काव्य में इसका प्रयोग किया है, कई कवियों ने किया है ब्रजभाषा का प्रयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? हम जानते हैं कि हिंदी हमारी जो भाषा, ये भारोपीय परिवार की भाषा है, लेकिन हिंदी की तरह ही अन्य भाषाएं, अन्य कई भाषाएं जो है हमारी भारोपीय परिवार की भाषा हैं। अब जिसमें क्या है, आपका मराठी है, गुजराती है, हिंदी है ही है, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी भारोपीय भाषा परिवार की, भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, मलयालम जो है इस परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। ध्वनि, ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, और पद से वाक्य बनता है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ध्वनि से वर्ड बनता है, वर्ड से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, तब वाक्य बनता है, लेकिन जो है क्रम यही है। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। तो आपके 25 क्वेश्चन की सीरीज पूर्ण हुई। अब नेक्स्ट जो है हम 1-2 दिन में फिर लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, हम सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे मोटिवेट कीजिए हमें, ठीक है। थैंक यू।